हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्रांति। पॉलिटी क्विक रिवीजन नोट सीरीज में आपका स्वागत है। इससे पहले हम भाग 1 से लेकर 16 तक के पॉलिटी के जितने भी टॉपिक होते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो जाइए जरूर देखिए। और क्वेश्चन एसएससी रेलवे में वहाँ से आते हैं, मैं काफ़ी कंपाइल करके बनाया हूँ। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भाग 17, जो कि आर्टिकल नंबर है 343 से लेकर 351 तक, जिसमें चर्चा की गई है राजभाषा की, यानी कि लैंग्वेज की। ठीक ना। तो आइए सबसे पहले एक राष्ट्रभाषा होता है, एक राज्य भाषा में क्या फ़र्क है, यानी कि नेशनल लैंग्वेज होता है, यानी स्टेट लैंग्वेज होता है, उसमें क्या फ़र्क है। तो बात अब नाम से ही स्पष्ट है कि जो राष्ट्र की भाषा, यानी कि पूरे देश की जो भाषा होगी वो होगी राष्ट्रभाषा। जैसे इंडिया में की जो है हिंदी है, लोकप्रिय भाषा। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है कि पेपर जो वर्क जो जनरली होगा इसी लैंग्वेज में होगा। तभी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, और जो सेकंड लैंग्वेज है वो क्या बोलते हैं, इंग्लिश है। आफ्टर डेट अपन का उर्दू आता है। नेक्स्ट है राज्य भाषा। तो राज्य भाषा उस राज्य पर डिपेंड करेगा। जैसे बिहार में हिंदी बोला जाता है, गुजरात में गुजराती बोला जाता है, तो राज्य भाषा यानी कि स्टेट लैंग्वेज होता है। चलिए नेक्स्ट गाइज है राज्य की भाषा, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ये पेपर वर्क के लिए सिर्फ होता है। और अभी राज्य की भाषा जैसे बिहार में ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के तौर पे आप याद रख लीजिएगा। और इसकी मांग की जो है बाल गंगाधर तिलक ने की गई थी। याद रखिएगा, भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है ये, जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब कि सिर्फ पेपर वर्क के लिए। बट अगर इंडिविजुअली बात करें तो कोई भी हिंदी भी ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, वो बस पेपर वर्क के लिए। ठीक है, क्योंकि वो उसका लोकप्रियता ज़्यादा है इसी वजह से। बाकी अन्य अदर लैंग्वेज का कोई ऐसा नहीं है। सेकेंड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। नेक्स्ट है आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा की बात की गई है, जो कि हिंदी है। 344 की बात की तो राजभाषा आयोग की चर्चा की गई है, जो कि प्रेसिडेंट उसको हैंडल करता है। नेक्स्ट है गाइस 345 की बात करें तो राज्य की राजभाषा की चर्चा की गई है। जैसे बिहार यूपी का हिंदी है, कुल 9 राज्यों का हिंदी होता है। मेघालय राज्य, नागालैंड, इसका इंग्लिश है, क्योंकि वहाँ मतलब उसकी क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है 346 में कम्युनिकेशन लैंग्वेज की बात करी गई है, जो कि हिंदी लैंग्वेज होगी। जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वह हिंदी इंग्लिश में ही जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। और नेक्स्ट है 347 स्टेट की पॉपुलेशन को देखते हुए प्रेसिडेंट किसी भी लैंग्वेज को राजभाषा की दर्जा दे सकती है। जैसे सपोज बिहार है तो बिहार में अगर कहीं भोजपुरी बोला जाता है, कहीं मगही बोला जाता है, कहीं मैथिली बोला जाता है, तो वहाँ के राज्य में सबसे ज़्यादा जिस भी मतलब कि लैंग्वेज के निवासी की संख्या होगी ज़्यादा, तो उस हिसाब से उसको स्टेट का लैंग्वेज घोषित कर देगा। कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट करेगा। नेक्स्ट गाइस आर्टिकल 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा की चर्चा की गई है, जो कि इंग्लिश ही होता है जनरली, क्योंकि जैसे तमिल के लोग तमिल बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, ये सब चीज़ें, तो वहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, जिस वजह से सुप्रीम और हाई कोर्ट की जो राजभाषा जो होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो होता है, वो इंग्लिश ही होता है। नेक्स्ट बात करेगा इस 349 की। तो 349 में राजभाषा संबंधित सुधार हेतु राजभाषा आयोग या जेपीसी समिति का गठन की चर्चा की गई है। सिफारिश को संसद 2/3 बहुमत से पारित करता है। और 350 की बात करें तो इसमें शिकायत की लैंग्वेज अगर आप कहीं भी कोई भी कंप्लेन करते हैं तो उस कंडीशन में आप किसी भी लैंग्वेज में कंप्लेन कर सकते हैं। बट अगर आपको प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो वो सब मातृभाषा, यानी कि जो आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज है, जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, जो मदर टंग है, उसमें दीजिए। सपोज हम बिहार के हैं तो मैं जो मगही आता है, मैथिली आता है, तो मैथिली में ही हमें शिक्षा दी जानी चाहिए। 351 की बात करें तो हिंदी भाषा का विकास करना सरकार का कर्तव्य है। जैसे कि रेलवे इसमें काफ़ी योगदान करता है, तो रेलवे का आपने देखा होगा जहाँ भी प्लेटफॉर्म होगा वहाँ बहुत सारी चीज़ें हिंदी में लिखा ही हो रहता है। चलिए नेक्स्ट है गाइस भाग 18। इसमें इमरजेंसी की बात की गई। इमरजेंसी हमने राष्ट्रपति शासन में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिए आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई है, और 356 में राष्ट्रपति के शासन की बात की गई है, और वित्तीय शासन 360 में क्राइसिस हो जाएगा, मनी क्राइसिस। राष्ट्रीय आपात जो लागू होगा, देखिए जब कभी बाह्य आक्रमण हो जाएगा, एक्सटर्नल अटैक होगा, युद्ध सशस्त्र विरोध होने पर मंत्रिमंडल को लिखित सिफारिश पर प्रेसिडेंट ये लागू करता है। संसद 20 से 30 दिन के भीतर 2/3 वोट से प्रमोट करती है, अनुमोदित करती है। 6 मंथ के लिए इसको बार बार एक्सटेंड किया जा सकता है। इफेक्ट क्या आएगा इस कंडीशन में? आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर शेष सभी मूलाधिकार निलंबित, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, और विधानसभा निलंबित और भंग नहीं हो सकती है। संसद राज्य सूची में कानून बना सकती है। नेक्स्ट है 354 की बात करें तो राष्ट्रीय वित्तीय, ऑलरेडी मैंने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो अभी अब जाके इसको नेक्स्ट जो पिछले वीडियो राष्ट्रपति वाला उसमें देख लीजिए। वित्तीय जो आफत होगी, यानी कि वो मनी क्राइसिस होगी, वो 360 की बात की गई है। नेक्स्ट है गाइस भाग 19 जो कि है आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक। 361 में राष्ट्रपति, राज्यपाल या देश के किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हाँ, जब वो उस पद से इस्तीफा दे देते हैं या हट जाते हैं तो उस कंडीशन में आप फौजदारी मुकदमा चला सकते हैं। नेक्स्ट है 362 में भारतीय राजाओं का संरक्षण की बात कही गई थी, बट ये आर्टिकल अब इंडेड हो गया है, खत्म कर दी गई है। 363 में अंतर्राष्ट्रीय संधि पर कोई भी कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। 364 की बात करें तो बंदरगाह एयरपोर्ट जो है केंद्र की तरफ, केंद्र इस पर नियम कानून बनाएगा।
नेक्स्ट है, ये राज्य सूची का विषय है बट इस पर केंद्र शासन कानून बनाएगा। नेक्स्ट 365 में राज्य केंद्र के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, जितने भी स्टेट होगा वो सेंटर के स्टेट को उनको मतलब फॉलो करेगा, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। 366 की बात करें तो सम डिफिनेशन दिया गया, जैसे एंग्लो इंडियन क्या होता है, तो एंग्लो इंडियन ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, जो अगर एक महिला भारतीय इंडियन है और एक उसका जो फादर है वो अगर यूरोपियन है, तो उस कंडीशन में अगर उन दोनों का शादी हो तो उससे जो चाइल्ड होता है तो वो एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। इसमें उधार की बात की गई, लौटाने में बाध्यकारी नहीं है, ऋण की बात करिए, टैक्स डोनेशन और उसके बाद अनुदान की बात की गई है। और 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है गाइस भाग 20 जिसमें अमेंडमेंट की बात की गई है, इनके संशोधन, संविधान संशोधन। तो इसमें संविधान संशोधन की चर्चा की है 363 में, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको ही आपको याद रखना है, ठीक है। और ये इसको केवल सिर्फ संसद कर सकता है। 3 टाइप के संशोधन होते हैं, जैसे साधारण बहुमत के तौर पर संसद, उसके बाद विशेष बहुमत और उसके बाद दोनों मिला के। जैसे कि अगर साधारण बहुमत की बात करें, साधारण वोट की बात करें जिसमें संशोधन होगा, संशोधन हेतु प्रेजेंट मेंबर के आधे से अधिक मेंबर की इसमें सपोर्ट की जरूरत होती है। राष्ट्रपति की साइन की कोई जरूरत नहीं होती है। यह संशोधन ना होकर एक मामूली सुधार है। इसी कारण से आर्टिकल 368 की इससे बाहर रखा गया है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है वेतन में वृद्धि, विधान परिषद का सृजन, राज्य में किसी तरह का परिवर्तन। तो ये साधारण बहुमत से ये जो अमेंडमेंट है वो पारित हो जाता है। नेक्स्ट है विशेष बहुमत। इसमें जो है संशोधन हेतु की कोई भी चीज में संशोधन हेतु सदस्यों का 3% से कुल टोटल सदस्यों का 2/3 वोट की आवश्यकता होती है। और संशोधन द्वारा किसी भी आर्टिकल में संशोधन किया जाता है, जैसे मूल अधिकार भाग 3 में, डीपीएसपी में, ये चीजें। और उसके बाद तीसरा जो है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। इसलिए संशोधन की सबसे कठिन विधि है, सबसे काफी टफेस्ट पार्ट है अमेंडमेंट का। और इसमें क्या क्या कर सकते हैं कि जो विधायिका होगी, कार्यपालिका होगी, न्यायपालिका में संशोधन किया जा सकता है। संवर्धित सूची राष्ट्र के निर्वाचन में, ये सब में किया जाता है। जीएसटी वगैरह में ये सब में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट गाइड प्रमुख संशोधन क्या क्या है, तो देखिए इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे, बट उसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप उसको याद रखिएगा। जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था वो भूमि सुधार को लेकर हुआ था, जमींदारी उन्मूलन से संबोधन है, और ये 9वीं सूची में इसको जोड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। 7th अमेंडमेंट यानी कि 7वीं संशोधन की बात करें तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, 1 मैन मतलब एक ही आदमी 2 राज्य का गवर्नर बन सकता है। नेक्स्ट गाइज 8th अमेंडमेंट में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा में जो है SC/ST की सीटों को 1960 से बढ़ाकर 1977 तक कर दिया गया है। 18वां अमेंडमेंट की बात करें तो शाह के कहने पर पंजाब का राज्य का पुनर्गठन हुआ। और 22 अमेंडमेंट की बात करें, 22वां अमेंडमेंट की बात करें तो असम को विशेष नया राज्य मेघालय का निर्माण किया। असम से नया राज्य मेघालय का निर्माण, मतलब असम से अलग किया मेघालय को। फिर 35 अमेंडमेंट की बात करें तो सिक्किम को पहले संरक्षित राज्य की दी गई और बाद में 6th को विशेष 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। पहले वो संरक्षित राज्य था, बाद में उसे एक रियल एस्टेट बना दिया गया। फिर 42वें अमेंडमेंट की बात करें तो इसको मिनी संविधान को बोला जाता है। प्रेसिडेंट को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है। आपातकालीन पीएम की सलाह पर लागू होगा। मूल कर्तव्य ऐड किया गया है। प्रस्तावना में 3 नए शब्द ऐड किए गए, जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। नेक्स्ट है गाइस 42वां अमेंडमेंट संविधान की कमियों को दूर करने हेतु 44वां अमेंडमेंट जो होता है वो 42वां संविधान की कमियों को दूर करने हेतु लाया गया है। इसमें संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। लोकसभा के कार्यकाल जो कि पहले 6 साल था वो घटाकर अब 5 साल कर दिए गए। उसके 52वां अमेंडमेंट है वो है कि दल बदल कानून से रिलेटेड कानून का संशोधन हुआ है। इसमें पहले कोई भी पार्टी जो कोई भी MLA MP जो होता था दल बदल करते रहता, जिस वजह से इसमें अमेंडमेंट बनाया गया, यानी कि 52वां संशोधन। अब दल बदल पर एक निषेध लगा दिया गया, रोक लगा दिया, जो कि है राजीव गांधी के समय में लगाया गया था। 56वां की बात करें तो दमन द्वीप और गोवा का गठन किया गया। 61वां की बात करें तो मताधिकार की आयु यानी 21 को घटाकर 18 एज कर दिया गया। ये क्वेश्चन एक रेलवे में पूछा गया है। नेक्स्ट गाइज 65वां अमेंडमेंट की बात करते हैं SC/ST आयोग का गठन है। दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 1969 से 89 से राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। 73वां से पंचायती राज की 11वीं सूची में जोड़ा गया। 74वां से नगर पालिका को जोड़ा गया 12वीं में। और 99 में जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई है। और 100 अमेंडमेंट में बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण की बात कही गई है। और गाइस 123 अमेंडमेंट में जो है OBC आयोग का गठन किया गया। और नेक्स्ट एक जो इम्पोर्टेंट है वो है
चौरासी अमेंडमेंट जो है 3 नए स्टेट का गठन किया गया, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड। 97 अमेंडमेंट की बात करें तो इसमें संघीय राज्य के मंत्री परिषद का आकार संसद या विधान के कुल सदस्यों 15% से अधिक ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है गाइस भाग 21 और लास्ट होगा अपन का 22। भाग 21 में देखिए 369 आर्टिकल से स्टार्ट है, 392 तक ये गया है। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल को हम सिर्फ डील करते हैं। 69 में राज्य सूची के विषय में संसद 1 साल के लिए कानून बना सकता है और इसको जो देगा वो राज्यसभा देगा। 370 में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, अभी 370 तो हट गया है, यानी कि जम्मू कश्मीर एक विशेष संवैधानिक दर्जा दी गई थी, वो अब हटा दिया गया है। तो और यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा नेक्स्ट गाइस, जैसे कि पहले अगर जो 370 जब नहीं हटाया गया था तो उस समय बिफोर की बात करें तो एक महिला अगर किसी अन्य व्यक्ति से शादी करता है, किसी भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करता था तो उसका नागरिकता खत्म कर दिया जाता था। बट वो पाकिस्तानी से शादी करता था उसका नागरिकता सिटीजनशिप बरकरार रहता था। अब जो है 370 हटा देने के बाद अगर अब कोई महिला पाकिस्तानी से शादी करेगा तो नागरिकता जो है खत्म कर दी जाएगी, और अगर अलग राज्य के किसी व्यक्ति से शादी करेगा तो नागरिकता बनी रहेगी। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में एक प्रोविजन दिया गया, 79 में समाप्त कर दिया गया। 392 में कठिनाई को दूर करने के लिए राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा किसी भी राज्य को। नेक्स्ट है याद रखने के लिए, जैसे 371 के में 10 आर्टिकल दिए गए क ख ग घ, तो उसमें कौन कौन से राज्य को किस तरह से विशेष राज्य की दर्जा दी गई है और कौन कौन से प्रोविजन किए गए वो मैं स्ट्रिक्ट से याद रखिएगा। नाम आपी, कासिमी, आलू, गोभी, कटहल, ठीक ना। जैसे 9 से याद रखिएगा नागालैंड, ए से असम, एम से मणिपुर, ये देखिए एक या क बोल सकते, ख बोल सकते, गो बोल सकते। ये 4 में आंध्र प्रदेश, AP से आंध्र प्रदेश, उसके बाद है सी से सिक्किम, मी से मिजोरम, आलू से याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, और गोभी से याद रखिएगा गोवा, और कटहल से याद रखिएगा कर्नाटक। ये सभी को 371 के क ख ग घ के रूप में विशेष राज्य की दर्जा, मतलब एक प्रोविजन किया गया राज्य में, जैसे कि नागालैंड के लिए अलग प्रोविजन है जिससे विशेष राज्य की दर्जा दी गई है। नेक्स्ट गाइस की बात करें तो नेक्स्ट है जो है 393, 394, 395 भाग 22 में। इसमें क्या है गाइस, इसमें कहा गया 393 में इस विधि पुस्तक का संक्षिप्त नाम है भारत का संविधान। इसमें भारत के संविधान की चर्चा की गई है। और 94 की बात करें तो संविधान लागू होने की तिथि की चर्चा की गई है और हिंदी भाषा में संविधान का अनुवाद कराया गया। और 95 में संविधान लागू होने के बाद पुराने जितने भी एक्ट थे, अधिनियम थे, वो सारे समाप्त हो गए। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, टॉपिक है, उसको याद रखिएगा। इसमें वरीयता क्रम दिया गया भारत के सबसे पहले पोस्ट पे जो है इंडिया में सबसे जो बड़े ओहदे पर रहते हैं वो है राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, देन प्रधानमंत्री, देन राज्यपाल, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद सीजिया होंगे, देन मंत्री विपक्ष होंगे, भारत राज्य रत्न विजेता, उसके बाद जज, UPSC निर्वाचन केज, उसके बाद नेता मंत्री वगैरह। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको याद रखनी है। ईडी का मतलब होता है एक्साइज डिपार्टमेंट प्रबंधन निदेशालय है। इसकी जो स्थापना 1956 में की गई है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका काम है गैर कानूनी वित्तीय लेन देन की जांच करना कि कहाँ क्या घोटाला हुआ, इसकी जांच करना। जैसे हाल ही में अर्पिता बनर्जी चटर्जी पे ये केस दर्ज हुआ, उनके घर में 30 करोड़ रुपया मिला था, तो वो ईडी ही छापा मारा। इससे पहले रिया चक्रवर्ती पे भी ईडी का छापा मारा था। उसके बाद सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सेंटर का एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है, टेस्ट एजेंसी है जो कि सेंटर के कहने पे काम करता है। ये इसकी स्थापना 1973 में हो गई और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में था। हेडक्वार्टर काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, स्थापना भी पूछता है। सीआईडी की बात करें तो इसका ये जो है स्टेट का होता है, यहाँ स्टेट के चीफ मिनिस्टर और ये हाई कोर्ट की बात मानता है सीआईडी, ठीक है। नेक्स्ट गाइज है सीबीसी जो होता है सेंट्रल विजुअलाइजेशन कमीशन होता है, जो कि भारत के जितने भी केंद्रीय कर्मचारी होते हैं, जैसे कि सीबीआई हो गया, सीआईडी हो गया, नेता हो गया, जितने भी है, तो उनके कार्य पे ये नजर रखने के लिए इसको बनाया गया। इसकी स्थापना 1964 में के संदानंद के द्वारा की गई थी। अध्यक्ष का कार्यकाल जो है 65 साल, इनकी 4 वर्ष का होता है, 65 वर्ष तक होता है, इनके 4 साल का होता है। और एनसीबी होता है नेक्विस्ट ब्यूरो, जो कि ड्रग्स रिलेटेड टेस्ट करता है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो वहाँ से देख लीजिए। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग, इसकी स्वीकृति जो मिली है वो है 22 जुलाई 1947 को। निर्माण जो है पिंगली वेकैया ने की गई थी। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का, हरा रंग हरियाली का। चक्र में कुल 24 तीलियां हैं जिसको प्रगति का संकेत माना जाता है। अगर राष्ट्र ध्वज को उल्टा फहराया जाए तो वो संकेत का प्रतीक होगा। और झंडा ऊंचा रहे हमारा का रचनाकार श्यामलाल गुप्ता है। नेक्स्ट है राष्ट्रगान की बात करें, नेशनल एंथम की बात करें तो जनगण मन है हमारा, राष्ट्र रविंद्रनाथ टैगोर ने 24 जनवरी 1950 को किया था। इसका गायन का अवधि जो है टाइम जो है वो 52 सेकंड है।
पहले ये 20 सेकंड होता था। पहली बार गायन जो है कोलकाता अधिवेशन 1911 में की गई थी और द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया इसका अंग्रेजी अनुवाद है। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीत में धुन को बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर को दिया गया है, जो आईने के सिपाही है। राष्ट्रगीत जो कि नेशनल सॉन्ग है वो है वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और उसके उपन्यास ये लिया गया है आनंद मठ से। 26 जनवरी 1950 को ये स्वीकृति मिली इसको। पहली बार गायन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में किया गया है। इसका गायन अवधि जो है टाइम पीरियड जो गाने का वो है 1 मिनट 5 सेकंड। और भारतीय संसद के अधिवेशन की शुरुआत जनगण मन से स्टार्ट होती है और समापन वंदे मातरम से होती है। नेशनल सिंबल की बात करें तो सारनाथ का अशोक स्तंभ है। नेक्स्ट एक नेशनल कैलेंडर की बात करें तो विक्रम संवत है या शक संवत पंचांग है। स्वीकृति इसको मिली 22 मार्च 1957 को और शुरुआती महीना चैत है। उसके बाद बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ फाल्गुन। नेक्स्ट है नेशनल फ्लावर जो है हम लोगों का भारत का वो है कमल। नेशनल बर्ड मयूर है। नेशनल एनिमल बाघ है। फ्रूट आम है। ट्री बरगद है। रिवर गंगा है, जो कि 4 नवंबर 2005 को इसको स्वीकृत किया गया। राष्ट्रीय जलीय जब गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको याद रखनी चाहिए। सरकार डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक है मोनोक्रेकी जो कि राजतंत्र होता है, यानी कि वहाँ राजा जो होगा उसका बेटा ही बनेगा, मतलब वो एक पुश्तैनी चला आता है। जैसे अरब में है, ब्रिटेन में है, ये सब चीज़ें वहाँ मोनोक्रेसी है मोनोक्रेसी। उसके बाद है डिक्टेटरशिप जो कि तानाशाह होता है, जैसे सैनिक शासन यहाँ चलता है। जैसे जर्मनी के हिटलर की बात करें, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी है, साम्यवादी, एक ही पार्टी की सरकार इसमें बार बार चुनाव लड़ेंगे, जैसे कि चीन है, यूएसएसआर है। अब यूएसएसआर भी हटा दिया है। रिपब्लिक जैसे है तो देश के प्रमुख का शासन का चुनाव होता है, जैसे कि देश के प्रमुख राष्ट्रपति होता है तो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, तो ये रिपब्लिक हुआ। और डेमोक्रेसी जो होता है वो जो शासन चलाएगा उसका चुनाव, जैसे सीएम पीएम का जो इलेक्शन होता है वो डेमोक्रेसी। तो हमारा भारत ये दोनों है, रिपब्लिक भी है और डेमोक्रेसी भी है। समाजवादी का मतलब होता है गरीबों के हित में सोचो, हमारा देश समाजवादी है। साम्यवादी का मतलब होता है गरीबों को हटाओ, पूंजीवादी को बसाओ। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, किसी घटना की लिखित सूचना। स्टेशन डायरी सबूतों का संग्रह कहा जाता है। 0 एफआईआर दूसरे पुलिस स्टेशन से की जाती है। चार्जशीट जो होता है जहाँ पे एफआईआर की जाती है उसको चार्जशीट बोलते हैं। आईपीसी इंडियन पेनल कोड होता है, अपराध की परिभाषा की चर्चा की गई है इसमें। एक्ट 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने इसको बनाया। और उसके बाद सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अपराध के लिए दंड का इसमें प्रोविजन दिया गया है। कुछ सीआरपीसी की कुछ धाराएं हैं, जैसे धारा 34 में सामूहिक अपराध की बात की गई है और 201 में जो है सबूत मिटाने की बात की गई। 302 में हत्या और 304 में लापरवाही से हत्या और 307 में हत्या की कोशिश, अटेम्प्ट टू मर्डर 307 और 309 में आत्महत्या की कोशिश, अटेम्प्ट टू सुसाइड। 312 में गर्भपात मिसकैरेज और 315 में आत्महत्या के लिए प्रेरित करना 315 में और 65 में अपहरण, 76 में रेप केस और 76 के बी में गैंग रेप, 79 में चोरी डकैती, ये सब आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट छल कपट। और उसके बाद धारा 144 में भीड़ जमा नहीं होने देना। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पॉलिटी के थे। नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम देखने वाले हैं इसके रिवीजन कर लेंगे पार्ट ऑफ कितने पार्ट एक वीडियो में, और उसके बाद हम इंटरनेशनल रिलेशन देखेंगे जो कि पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आईआर को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उसको जरूर देखिएगा। और उसके बाद एक कंपाइल वीडियो आप लोगों के लिए प्रिपेयर करेंगे जिसमें कि पूरे पॉलिटी को एक ही वीडियो में कंपाइल कर देंगे ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।